ये वो पल है जब काशी की एक बेटी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उनके सामने कुछ ऐसी कहानी बयां की जिसे सुनकर पीएम की भी आंखें भर आईं। वो कहानी है एक ऐसे चित्रकार की जिसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया, जिसने 17 साल कोमा में बिताए। वो कहानी है एक ऐसे चित्रकार की जिसने तब भी हार नहीं मानी। कहानी एक ऐसे चित्रकार की जिसने अपने हाथों के हुनर को हथियार में बदल दिखाया। कहानी एक ऐसे चित्रकार की जिसकी जिंदगी कैनवस, ब्रश और रंगों ने बदल कर रख दी। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सितारे यूपी के। सितारे यूपी के में आज हम एक ऐसे सितारे की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। ये कहानी है पूनम रॉय की। पूनम रॉय भी आम लड़कियों की तरह थी, हंसती खेलती जिंदगी, बीएचयू से पढ़ाई और फिर शादी। पर शादी के बाद का वो एक हादसा जिसने पूनम को पैरालाइज कर दिया, जिसकी वजह से पूनम 17 साल तक बेड पर रही। पर आज पूनम ताइक्वांडो प्लेयर्स, पेंटर्स और डांसर्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम कर रही है। क्या है उनकी कहानी, किस तरह से पूनम ने अपने आप को संभाला और आज एक रोल मॉडल बन गई, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पैर से कुछ होता, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। तो मैंने उस दिन प्रण किया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगी। तो किसी को मारने से सजा नहीं दिया जाता है, आप उस लायक कुछ बनो, उसको सजा अपने आप मिल जाएगा। और मुझे छत पे ले गए वो लोग और छत से 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। मैं जब डॉक्टर ने बोला कि आप कभी नहीं चलेंगी, उस समय ऐसा लगा कि अब क्या होगा मेरा, लेकिन फिर भी एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। हंसती खेलती पूनम की जिंदगी का वो दर्द भरा पहलू शुरू हुआ जब पूनम ब्याह कर ससुराल जाती है। लोग पूनम राय को जानते हैं, लेकिन पूनम राय या आज वॉकर के सहारे कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी पढ़ाई लिखाई बीएचयू से हुई, 95 में पास आउट हूँ मैं पेंटिंग ऑनर्स से। उसके बाद मेरी शादी होती है। हर लड़की के सपने होते हैं कि पढ़ाई करने के बाद उसको ससुराल जाना ही पड़ता है, कोई कितना भी पढ़ लिख ले क्यों ना। मेरा भी ऐसा ही कुछ हुआ और मेरे भी बहुत सारे शौक़ अरमान थे। मैं भी ससुराल गई और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि लड़का इंटर पास था और बहुत स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था और मेरे सारे सपने उस दिन टूट गए। जब एक हफ्ता बीता उसके बाद उन लोगों की असलियत पता चला कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने माँ बाप को गाली देता है, मारता है और हम लोग से झूठ बोला गया कि लड़का इंजीनियर, और इंजीनियर नहीं था। और मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता रही थी कि मतलब ऐसा है। ऐसा मूवी में देखा करती थी कि शादी होता है दहेज के लिए सताया जाता है, लेकिन मेरे पापा ने तो बनारस से 2 ट्रक फर्नीचर गया था और सब कुछ अच्छा सा कुछ दिया गया, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि दहेज की बलि मैं चढ़ूँगी। ऐसे दिन बीतता गया। दिन बीतते बीतते एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसी सातिर योजनाएं बनाई और मुझे छत पे ले गए वो लोग और छत से 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। मुझे पता नहीं कि नीचे आने के बाद कौन मुझे हॉस्पिटल ले गया, कहाँ ले गया। जो हॉस्पिटल में जाती हूँ तो पूरा बॉडी छूने पे मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा शरीर कहाँ है, बस आंखें देख रही थी और बस जीवन जी रही थी। तो ऐसे अचानक मतलब जैसे लगा कि अब क्या होगा। उस समय भी मतलब कुछ सूद बूद नहीं था, कोमा में थी मैं। दहेज की तो बलि चढ़ गई। फिर मेरे पापा को कॉल जाता है तो फिर मेरे पापा बनारस से आते हैं, भैया आते हैं, सारा लोग मतलब देखता है, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ बोल नहीं पाती हूँ कि इन्होंने ऐसा किया है। मैं बेड पे ही थी, एक तरह से एकदम जिंदा लाश की तरह जी रही थी। सारे लोग बोल दिए कि अब ये कभी नहीं चलेंगी, पूरा जीवन ऑन बेड रहेंगी। मुझे तो सुनने में आ रहा था, लेकिन अंदर से मतलब हम कैसे अपने आंसू भी हम नहीं पोंछ पा रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ तो चल ही नहीं रहे थे, पोंछ नहीं सकती थी, बॉडी हिल नहीं रहा था, मूवमेंट हो नहीं रहा था। जब बेड पी थी तो बस ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा मेरा। लास्ट में मैं ऐसे मेरा इलाज होता रहा, पापा लोग ने ही इलाज कराया, लेकिन पापा को ऐसा लगा ना 6 महीने जब बीत गए तो पापा बोले कि अब क्या किया जाए। तो हमने पापा हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ऐसा है कि आप मुझे बनारस ले चलिए। अब बनारस में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मैं चाहती हूँ ना कि बनारस में ही मेरा अंतिम संस्कार आप लोग कर दे।
और मेरे पापा मम्मी भैया साबिर लोग जाके वहाँ से मुझे बनारस लाया जाता है। बनारस लाने के बाद एक जिंदा लाश की तरह मैं बेड पे थी। मेरे इलाज हो रहे थे लेकिन हर जगह से निराशा लग रही थी। लेकिन पापा को हमेशा ये था कि नहीं, मेरी बेटी चलेगी। बेड पे ही मोशन, स्टूल वगैरह सारा कुछ मेरा होता रहा, ट्रीटमेंट होता रहा। मैं हाथ पैर नहीं हिला पाती थी, लोग उठाते थे, करते थे। एक छोटी सी बच्ची जिसको मैंने जन्म दिया था वो मेरे बगल में थी, एक मेरी भतीजी, सारे लोग मेरे बगल में थे। एक बच्चों का जैसे जीवन होता है ऐसे उन लोग का होता है, वैसे मेरा भी जीवन यापन हो रहा था। ऐसे ही कारवां चलता रहा, जगह जगह पापा लोग को जहाँ जहाँ लोग बताते थे, दिल्ली मुंबई जहाँ जहाँ इलाज होता रहा, लेकिन हर जगह से निराशा लग रही थी। फिर दिल्ली में जब मैं गई, अपोलो गई, तो वहाँ पे डॉक्टर बोला कि इनका स्पाइनल इंजरी है, इनको आप लोग मत बताइएगा, ये कभी नहीं चलेंगी। लेकिन हमको जब ये सुने कि आप कभी नहीं चलेंगी तो उस समय ऐसे लगा कि भगवान क्यों आपने मुझे बचाया। यदि वो लोग मारना चाहते थे तो उसी समय मार देते, लेकिन यदि सृष्टि को कुछ रचना था तो इसलिए मुझे ईश्वर ने जिंदा रखा। वो लोग तो मारने की कोशिश किए लेकिन मैं नहीं मर पाई और दोबारा जीवन उस बेड पे जी रही थी। डॉक्टर बोला कि जीवन मुझे ये व्हील चेयर पे बैठेंगी और आज रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक व्हील चेयर को नहीं लिया, मैं वॉकर के सहारे ही सब जगह जाती हूँ और चल रही हूँ। जब मैं कुछ अच्छी होने लगी तो पापा ने पूछा मुझसे कि क्या आगे हम लोग क्या किया जाए। हम बोले पापा आप लोग को कुछ नहीं करना, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं लड़ना चाहूँगी और आप लोग लड़ लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उस लायक बनने दीजिए तो इसका मुकाबला मैं करूँगी। जिस दिन मैं वॉकर पे आई मैं जाके उन लोगों पे केस की और मैं केस करने के बाद न अपने पापा का सपोर्ट ली, न अपने भाई का सपोर्ट ली, न मैं समाज का सपोर्ट ली। अपने व्हील पावर से मैं गई, केस की और उसको मैंने अरेस्ट कराया और उसके घर में कुर्की जब्ती का आदेश भी हुआ। मुझे ऐसा तो लगा कि चलो मैं इतना तो की। उसने ये बोला था मुझे कि तुम अपाहिज क्या कर लोगी, तो मैंने बोला कि तुमने अपाहिज किया, मैं अपाहिज थी नहीं। और मन में लगा कि जो किया उसको सज़ा कैसे दूँ। मेरे जीवन में एक चीज़ मैंने ये सीखा है अपने पापा से। पापा हमेशा कहा करते थे ना कि यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना तो उसमें कुछ न कुछ अच्छा है, तो उसकी अच्छाई को ढूंढो, बुराई को मत ढूंढो। यदि आपको कोई गाली दे रहा है या मार रहा है तो आप उसको वो ना करो, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। आप कुछ अच्छा करोगे ना तो वो अपने आप वो झुक के आपके पास आएगा। तो यही चीज़ मेरे मन में था और काफ़ी लोग मेरा सपोर्ट भी किए। उसका जेल भी हुआ, अरेस्टिंग भी हुई। अभी वर्तमान में मैंने उस केस को खुलवाने की कोशिश की है। न कानून भूला था न मैं भूली थी, कुछ हालात ऐसे थे कि जिसे मैं कर नहीं पाई। और ऐसा था कि उस समय जब खड़ी हुई तो मेरे शरीर काम तो कर नहीं रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था कोर्ट कचहरी ना अकेले की बात की, बस के बात की नहीं है मेरे। तो उस समय जब मुझे बाथरूम लगता था तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मुझे मोशन लगता था तो कंट्रोल नहीं कर पाती थी। यदि मैं कहीं भी खड़ी रहती थी तो ऐसा सिचुएशन आता था कि उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ऐसा लगता कि कैसे मैं केस मुकदमा करूँगी या कैसे कुछ करूँगी। तो पहले तो मुझे स्ट्रांग होना था ना, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद जब मैं अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, मेरा इलाज हुआ, कुछ मैं फिजियोथेरेपी से अपने आप को स्ट्रांग की, हर पावर को कंट्रोल करने के लिए सीखा। घर में फिजियोथेरेपी करना स्टार्ट की, मूवमेंट करना की, मेडिटेशन करना शुरू की, फिर योग करना शुरू की। तो उससे क्या हुआ कि मेरा व्हील पावर थोड़ा सा और भी मजबूत हुआ। फिर उसके बाद लगा कि अब करूँगी। तो पापा के जाने के बाद तो अकेलापन था ही, लेकिन माँ थी मेरे साथ। तो मुझे अच्छा लगा चलो मम्मी तो है ना, भैया है, भाभी है, बच्चे हैं, सारे लोग, अच्छा चल रहा था। लेकिन उसी बीच में जब ऐसा लगा कि अब मुझे उस केस के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज में पूनम राय को सारे लोग जानते हैं, लेकिन पूनम राय के तकलीफ़ को सब कोई जान गया, लेकिन पूनम राय कितनी स्ट्रांग है ये अभी कोई जाना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना केस खोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए फिर से। तो जैसे ही केस के बारे में सोची तो कुछ दिन के बाद मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरी माँ एक्सपायर कर गई। मेरे जीवन में ये तीसरा झटका लगा। पहला जब 21 साल की थी तो शादी हुआ तो जीवन नर्क बना, जो कि 17 साल गुजारे। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रांग हुई तो पापा साथ छोड़ के चले गए। फिर मैंने BR फाउंडेशन को अच्छे से रन करना शुरू किया। तो उसके बाद
माँ चली गई। अब आप लोग समझ सकते हैं, जब आज के डेट में कोई नहीं है, न मेरा आगे न पीछे, एक मेरे बड़े भैया, मेरी भाभी, मेरे बच्चे लोग हैं जो आशा, लेकिन हम किसी को लेके कुछ नहीं करना चाहते, हम खुद सेल्फ अपना सब कुछ लड़ना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि यदि मैं केस अपना खोलूँ तो फिर से मैं उस तरह से उसको देखूँ कि उसमें हमको किसी का सपोर्ट ना लेना पड़े, और कहीं भी जाना पड़े तो मैं वो केस को अच्छे से खोल के अपना अपना हक मांग सकूँ। क्योंकि मेरी एक बेटी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी के आगे मोहताज हो या उसको कोई कुछ कहे, वो अपने बलबूते पे खड़ी हो। इसलिए मुझे केस खोलना है और दुनिया को दिखाना है कोई मैं कमज़ोर नहीं होता। आज मैं वॉकर से चल तो रह रही हूँ, किसी से एक गिलास पानी मांग के तो नहीं पीती, अपना सारा काम तो अपने से खुद करती हूँ। 5 बजे उठती हूँ, नहाना धोना, पूजा करना, इवन अपने कपड़े लगते सारा धोना, खाना बनाना, खाना खाना, आज के डेट में मैं सब कुछ करती हूँ। उसके बाद शाम होता है तो अपने एनजीओ में जाती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आज हमारे एनजीओ से गिनीज तक लड़कियां गई हैं, गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड नाम दर्ज की। तो इससे बड़ा और हमको क्या मिल सकता है? ज़रूरी नहीं है कि आपके पैर से कुछ होता, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। बस यही मेरा मानना है। रंगों से दोस्ती, रंगों से है इन्हें प्यार, रंग ही है इनका जीवन साथी, रंग ही है संसार। 17 साल तो मैं ऐसे बेड पे ही गुजारी और कितनी दुख और तकलीफ से अपने आप को बाहर निकाली, और निकालने के बाद ऐसा लगा कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे दुनिया आपको जाने। तो उस बेड पे जो 17 साल गुजारे हैं वो बहुत ही कष्टदायी थे। पापा मेरे बहुत मुझे प्यार करते थे और पापा ने कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क समझा ही नहीं। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकती थी? मेरा हाथ पैर तो चल ही नहीं रहा था, पूरा कमर के नीचे का भाग पूरा शून्य था, कुछ पता तो चल ही नहीं रहा था कि करूँ क्या। लेकिन एजुकेशन कभी ख़राब नहीं जाता है, तो मेरी पढ़ाई पेंटिंग ऑनर्स से हुई। तो ऐसा लगा कि बेड पे बैठने के बाद ये लगता था कि दीवार तो एकदम ब्लैंक खाली खाली दिखता था, उस पर क्या ऐसी कलाकृति उकेरूँ कि जिससे मेरा मन भी अच्छा लगे, कुछ काम भी कर सकूँ। पापा का एक सपना था कि तुम बेटी नहीं हो, तुम मेरे लिए बेटा हो, तुम ऐसा काम करो जिससे तुमको दुनिया जाने। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पापा के नाम से, मेरे पापा का नाम बिंदेश्वर राय है, PWD में इंजीनियर थे, तो मैंने उनके नाम से ही BR फाउंडेशन की स्थापना की। और बड़े भैया ने, मतलब पापा के जाने के बाद बड़े भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं जो भी कही, मेरा हर ख्वाब उन्होंने पूरा किया। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, लेकिन एक इंसान का एक विल पावर स्ट्रांग कब होता है? जब आपके साथ लोग आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको अच्छा राह दिखाते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए लाइफ में, भैया ने ऐसा ही काम किया कि जो कि मैं आगे कर पाई। फिर ऐसे कारवां चलता रहा, BR फाउंडेशन खुला, वहाँ बच्चे सब आने लगे, मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैं इन सीढ़ियों पे जाती थी, बच्चे लोग आके पकड़ के हमको स्कूल में लेके जाते थे, फिर वहाँ से घर आती थी, कारवां चलता रहा। इसी बीच में एग्जीबिशन का ऑफ़र आया कि आप मैम बहुत अच्छा पेंटिंग करती हैं, आप एग्जीबिशन करिए। तो दिल्ली ललित कला में एग्जीबिशन मेरी होती है, और वहाँ पे मेरी पहली पेंटिंग कृष्णा की, जिसको एक उसको क्या कहा जाता है, एक सज्जन व्यक्ति आए और वो बोले कि ये पेंटिंग मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं बोली ठीक है, आप ले लीजिए इसे। तो बोले इसकी प्राइस क्या है? तो मैं बोली कि मुझे पता नहीं, आपको जो अच्छा है लगता है ले लीजिए। उस समय जब मेरे शरीर का कोई, मतलब पैर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, और उस समय आपको कोई ये कहता है कि आपकी पेंटिंग 1 लाख की मैं लूँगा, तो मैं वो खुशी को मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पहली पेंटिंग कृष्णा की 1 लाख की सेल हुई। उसके बाद मैं जगह जगह एग्जीबिशन की, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ जहाँ एग्जीबिशन के ऑफ़र आते थे मैं वहाँ जाती थी। मेरे एग्जीबिशन होने लगे। खुशी का पल उस समय जब आया जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस आए 2019 में। तो मैं उनको अपनी एक पेंटिंग बना के बनारस के घाट में तिरंगे में क्रिएट करके मोदी जी की पेंटिंग को गिफ्ट की। उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा लगा कि मैं एक कलाकार हूँ। उस दिन ऐसा लगा कि चलो मेरी आज पढ़ाई लिखाई काम आई, और मैं वो पेंटिंग को उनको गिफ्ट की। अच्छा लगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तो जो आपके पास है आप उसको बांटो, आपको वो हर कुछ मिलेगा। आज जीवन में कुछ भी नहीं, लेकिन एक पलों में लगता है कि सब कुछ है। ज़रूरी नहीं है इंसान सब कुछ अपने लिए करता है, किसी और के लिए करो तो बहुत अच्छा लगता है। सारे फेसेस हैं, क्या मोटिव है इसे बनाने का? जब मैं बेड पे थी तो ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ और अपनी भावनाओं को कैसे लोगों को बता सकती हूँ। तो उस समय ऐसा लगा कि जो मेरे ऊपर बीती है, क्यों नहीं मैं ऐसा एक मास्टरपीस बनाऊँ जिससे मुझे दुनिया जाने।
तो मैं जब बेड पे थी उसके बाद उठने के बाद मैंने 648 फेस बना के 17 दिनों में इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में नाम दर्ज की। जो एक बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेकर वृद्धावस्था तक की जो फीलिंग होती है उन महिलाओं की, उस पर क्रिएट किया है। ये शायद हम इस महिला में से कुछ एक महिला मैं भी हूँ कि मैं खुशी से मेरा जन्म हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर लास्ट में ऐसा हुआ। तो बस इस कैनवास में, इस पेंटिंग में यही दर्शाता है कि जो महिलाएं हैं उनके ऊपर कितनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है, कितनी सारी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से सबके सामने आती हैं और समाज को एक नई राह दिखाती हैं। जब आपने बनाना शुरू किया होगा तो आपने सोचा होगा कि ये नेशनल रिकॉर्ड में दर्ज होगा? मैं कभी सोची भी नहीं थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में इसका नाम दर्ज होगा, लेकिन इसमें खुशी की एक बात और भी है कि जब मैं बेड पे थी तो जब मेरी उंगलियां नहीं चलती थी और मैं सोची थी कैसे काम करूंगी, तो कॉटन से, ब्रश के एक एक पॉइंट से इसको ले लेके मैंने क्रिएट किया। तो उस समय सोच सकती कि 17 साल कोई इंसान कोमा में रहता है या बेड पे रहता है, उसका शरीर का बॉडी कुछ काम नहीं करता, उसके बाद कोई इंसान बेड से उठने के बाद इतनी बड़ी पेंटिंग बनाता है 6 फुट की, जिसकी मेरी हाइट खुद 5 फुट की है, 6 फुट की पेंटिंग बना के इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में नाम दर्ज करता है। तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। और ये पेंटिंग जब तक ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये नहीं जाएगा तब तक मेरी सपने अधूरे रहेंगे, क्योंकि मैंने उनसे ही प्रेरित होकर पेंटिंग बनाई है और ये पेंटिंग मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप में देना चाहती हूँ। आज पूनम वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कराने के साथ साथ BR फाउंडेशन की स्थापना कर बच्चों को ब्रश और रंग का हुनर निःशुल्क सिखाने में जुटी हुई हैं। आज पूनम वाराणसी का एक ऐसा नाम बन चुकी हैं जो लोगों के लिए नारी शक्ति, आत्मविश्वास और समाज के प्रति जिम्मेदारी का जीता जागता उदाहरण है। सभी यातनाओं को झेलकर आज पूनम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नारी शक्ति का परचम लहरा रही हैं। पूनम राय का एक ही उद्देश्य है, यदि ईश्वर ने इनको दूसरा जीवन दिया है तो ये समाज के लिए कुछ काम आ सके। यदि उनको समाज को ये लगता है मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ तो मैं वो देना चाहूँगी। तो बस उसी उद्देश्य से आगे बढ़ना चाहती हूँ और लाइफ का यही ध्येय है कि आप कुछ कर सको किसी के लिए। ये चेहरे ही सच है, यही होता है और यही होता आ रहा है। पर इनमें से जो चेहरे निकल कर आते हैं वो इतिहास रच देते हैं। ऐसी ही एक कहानी आपने सुनी पूनम रॉय की। उन्होंने तो अपने आप को निखार लिया, पर सवाल ये उठता है कि आप अगर इस कहानी में होते तो आप अपने आप को किस जगह पर पाते। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहे और करते रहे बातें यूपी की।